तो हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। इसको कई भागों में बांटेंगे और अलग अलग उस पर चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? जैसे मैं लिख रहा हूं पहले वैसे ही लिखना, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाते रहो। एक बार मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखो इसको। ये चारों पांचों नाम लिखिए एक साथ। सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी हड़प्पा सभ्यता, तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता और चौथी सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता, और ब्रैकेट में लिखोगे क्रांति। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो एक बार छोड़ देना, मैं अभी वापस बोलूंगा, उस चीज को उस समय लिख लेना। ठीक है?
उतार लिया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहली बात कर रहे हैं हम, इसको कई भागों में बांटेंगे। किसको? सिंधु घाटी। सबसे पहले उसकी सामान्य बिल्कुल बेसिक जानकारी का भूमिका और नामकरण। तो सबसे पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादातर जो प्रारंभिक खोज हुई थी वो सारी सिंधु के किनारे मिले। जब सिंधु के किनारे मिली तो इसको नाम क्या दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। पहली चीज इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उस समय हुआ क्या? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन ने पहली बार कहा कि एक गुंबद नुमा, ऊंचाई नुमा एक संरचना है, वो कहीं ना कहीं किसी सभ्यता की जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन मैंने कहा अंग्रेजी काल था, हम उपनिवेश थे, हम गुलाम थे, व्यापारी गुलाम थे, तो इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा, आपको पता है एक वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, ध्यान होगा आपको, समझ में आ गया? तो डलहौजी के समय रेलवे लाइन का काम हुआ, तो एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहां से? कराची से लाहौर। उस रेलवे लाइन के लिए ईंटों की आवश्यकता थी। किसकी? तो एक बड़ा गुंबद इन्होंने देखा और कहा कि यहां पर खुदाई करवाई जाए। जब खुदाई करवाई गई तो उसके नीचे क्या मिली? बड़ी संख्या में ईंटें मिली। क्या मिली? तो ईंटें मिले तो ये दिमाग में लग गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की ईंटें मिलने का मतलब यहाँ पर पहले कुछ ना कुछ बना हुआ था। समझ में आ गई बात? लेकिन फिर मैंने कहा कि अंग्रेजी स्थिति थी, कोई काम करने को तैयार नहीं था। क्यों था? कोई पैसे कैसे लगाए और क्यों लगाए, उससे उसको क्या मिलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद एक रिसर्च पेपर बकायदा छपा, उस रिसर्च पेपर में इसके बारे में बड़ी संख्या में जानकारी दी गई। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1921 में जॉर्ज मार्शल जब क्या बने? एएसआई के अध्यक्ष बने, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई होती है, ध्यान है क्या आपको? एक विभाग होता है भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसको कहा जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे अभी आपको लेटेस्ट में अखबारों में पता होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद जो सर्वे चल रहा है, ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है ना, कि ये मस्जिद है या इसके बीच में क्या मिला? शिवलिंग मिला। तो उसकी जांच किसको दी गई? एएसआई को। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना स्टेटस बताओ, तो वो जांच करती है, क्योंकि उसके पास पुरानी मशीनें होती हैं। जैसे आपने पता होगा राम मंदिर, तो राम मंदिर के लिए भी इसने क्या करी थी? खुदाई करी थी। और खुदाई में ये कहा था कि बकायदा जमीन के नीचे बड़ी संख्या में पिलर मिले हैं। क्या मिले हैं? और वो पिलर ये बयां करते हैं कि यहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई स्ट्रक्चर रही होगी। समझ में आ गई बात? तो इसके पास ये सारी जानकारी होती है, इसके पास इक्विपमेंट होते हैं, उस इक्विपमेंट से क्या करती है? जांच करती है। लेकिन एक दो चीजें सभ्यता के बारे में समझ लो। खुदाई दो तरीके से हो सकती है, या तो ऐसे या ऐसे। समझ में आ गई बात? अब जब ऐसे खुदाई करते हैं तो आपको पता होगा कि नीचे पत्थर, पत्थर के बाद नीचे पानी, तो इस तरीके से खुदाई करना सामान्य तौर पर संभव नहीं है। समझ में आ गई बात? दूसरी, इस तरीके से खुदाई कैसे करें कि जिस स्थल पर आज की तारीख में कोई ना कोई बसावट आ गई है, कोई शहर का निर्माण हो गया बाई चांस, या कोई बस्ती अभी बसी हुई है, तो क्या उस बस्ती को उजाड़ दे? पुरानी खोज करने के लिए नई बस्ती को उजाड़ना संभव नहीं है। समझ में आ गया? ये इस सभ्यता के साथ एक बड़ी मुश्किल आई थी। ठीक है। उसके बाद इसको हड़प्पा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हड़प्पा। हड़प्पा क्यों दिया गया? सबसे पहला जो खोजा गया स्थल है 1921 में, वो कौन सा है? हड़प्पा। इसलिए प्रमाणिक नाम कौन सा हो गया? हड़प्पा। ठीक है। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी? यहां पर सबसे बड़ी मात्रा में कोई धातु मिली है, वो कौन सी मिली है? कांसा मिली है। और कांसा एक प्रकार से कैसी धातु होती है? आपको पता है, मिश्र धातु। तांबा और टिन, दो धातुओं से मिलने से क्या मिलती है? कांसे का निर्माण होता है। समझ में आ गया? टिन क्या होता है? बताओ भाई, टिन क्या होता है? साइंस नहीं पढ़ी है? मिश्र धातु तो पढ़नी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? मिश्र धातु का एक दो क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। समझ में आ गई बात? तो तांबा था तो कांसा बना, तांबा नहीं होता तो कांसा भी नहीं बता। इसका मतलब मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खोज करी? तांबे की खोज करी। उसके बाद क्या बना? कांसा। ठीक है। तो इस सभ्यता में तांबा तो है, लेकिन तांबे के साथ कांसा है, और कांसा सर्वाधिक मात्रा में है, इसलिए इसको कांस्य युगीन कहा जा रहा है। समझ में आ गई बात?
यहां पर केवल एक चीज की जानकारी नहीं मिलती, वो किसकी है, ध्यान रखिएगा, लोहे की जानकारी का यहां कोई स्रोत नहीं है। समझ में आ गया? तांबा भी है, कांसा भी है, टिन भी है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में क्या है, कांसा। इसका मतलब यहां के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता को जानते थे, क्योंकि उन्होंने किसका निर्माण किया, एक मिश्र धातु का निर्माण किया। ये चीज ध्यान रखिएगा। सिंधु सरस्वती नदी, कल भी बताया था मैंने, कुछ जानकारी के हिसाब से जैसे कालीबंगा है, तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे? और कहते हैं घग्गर नदी सरस्वती नदी का ही कहीं ना कहीं अवशेष माना जाता है। समझ में आ गया? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं इसे सिंधु नहीं, सिंधु सरस्वती नदी को, लेकिन मैंने आपको कहा है गंगा नदी के किनारे ये मिली है, गंगा की सहायक नदियों के किनारे पर ये मिली है। समझ में आ गया? इसका मतलब इसका विस्तार और जगह तक भी फैला हुआ था। ठीक है, नगरीय सभ्यता मैं पहले बता चुका हूं। इस सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, ये नगरीय सभ्यता एक तरीके से कैसी है, शहरी है, अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी है, अर्बन। और ये इसकी विशेषता ये, इसीलिए इसकी खोज की गई थी। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहां पर नगर के प्रमाण मिले। किसके मिले? अब आपसे पूछे नगर के प्रमाण का मतलब क्या होता है, नगर का किसको कहते हैं, नगर कल भी तो बताया था। जयपुर को नगर क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो बाहर निकलोगे सड़क मिलेगी। क्या मिलेगी? चौड़ी चौड़ी आपको सड़क देखने को मिलेगी। दूसरी, पानी जो है रोड पर नहीं मिलेगा, नालियों में, सड़क के किनारे पर आपको डस्टबिन देखने को, मकान या बिल्डिंग है जो बहुमंजिला देखने को मिलेंगी। ये सारी विशेषता किसकी है? तो ये सारी विशेषता किसकी थी? नगर की थी। समझ में आ गया? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरा उतारो, उत्पत्ति। अगला पॉइंट लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। अगला पॉइंट बनाना, उत्पत्ति। उत्पत्ति, विदेशी मत, देशी मत। हाँ, विसरणवादी। कहां खोज है, कहां खो गया? सामने देख, उतार लिया। ठीक है, विसरणवादी अभी बताऊंगा। मोसोपोटामिया या फिर सुमेरियन सभ्यता।
डीपी अग्रवाल। उतार लिया। बात करते हैं उत्पत्ति को लेकर। किसको लेकर? गार्डन चाइल्ड। नाम है बिल्कुल, गार्डन चाइल्ड। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अपने कई बार करते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति, कौन सी नगरीय क्रांति कहा जाता है, तो नगरीय क्रांति इन्हीं के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? गार्डन चाइल्ड के द्वारा इसे नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई है। कहीं पर भी लिख सकते हो डेटा, दयानंद है, लेकिन आप डीपी अग्रवाल लिखो, क्योंकि एग्जाम में डीपी अग्रवाल ही आता है, कहीं पर भी विस्तारित नाम नहीं आता। जो चीजें जरूरी हैं उन्हीं पर फोकस करना है। देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तो कहती है कि बाहर के जो लोग थे उन्होंने आकर इस सभ्यता को विकसित किया, विसरण किया। विसरण का मतलब फैलाव किया, समझ में आ गया? विसरणवादी का मतलब क्या होता है? फैलना। तो बाहर के लोग आए और उनके द्वारा इस सभ्यता को विकसित किया गया। और बाहर के लोग कौन से आए? सुमेरियन सभ्यता। अभी एक चित्र डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा। मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता के लोग यहां आए और उन्होंने इस सभ्यता को क्या किया? विकसित किया। एक मत तो ये है, उसको मानने वाले दो व्यक्ति हैं, एक जॉन मॉर्सल और एक गार्डन चाइल्ड। समझ में आ गया? इसके अपोजिट एक देसी मत है। देसी मत का मतलब है कि यहीं के लोगों ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र का क्या किया? विकास किया, और धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से विकसित सभ्यता मानी जाती है। समझ में आ गई बात? तो दूसरा कारण। अब इसके अंदर भी दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ईरानी बलूचिस्तानी क्षेत्र जो था, वहां से सभ्यता क्या हुई है? धीरे धीरे विकसित हुई है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा संबंध कहीं ना कहीं ईरान तक है। कहां तक है? ईरान तक है, क्योंकि ईरान को एशिया माइनर कहा जाता है। समझ में आ गया? ईरान और तुर्की वाला क्षेत्र, समझ में आ गई बात? और वहां पर एक शिलालेख मिला है। क्या मिला है? और उस शिलालेख के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों के अंदर जो भगवान का नाम लिखा गया है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्र में भगवान है उन्हीं का नाम वहां लिखा हुआ है। इसका मतलब वहां तक ये जानकारी हमको देखने को मिलती है। आप एक चीज और देखोगे, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो एक शब्द पढ़ते हो आप, रामसर साइट। जितनी भी झीलें हैं, इनको संरक्षण करने के लिए उसको किस में डाल दिया जाता है? रामसर साइट्स में डाल दिया, रामसर कन्वेंशन में डाल दिया जाता है। समझ में आ गया? तो रामसर ईरान का एक शहर है। अब आप कल्पना करो, ईरान के अंदर क्या नाम? इसका मतलब हमारा क्षेत्र वहां तक था, वहां से वो घटता 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 यहां आकर हो गया। ठीक है? तो ये कहते हैं ईरानी और बलूचिस्तानी क्षेत्र धीरे धीरे विकसित हुआ, और उसी से सभ्यता क्या हुई है? विकसित हुई है। मैंने कहा बलूचिस्तान वाला क्षेत्र आज की तारीख में तो पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं। तो ये सारा किसका था? भारत का था। समझिएगा? तो इस क्षेत्र से विकसित हुई। इसके समर्थक दो व्यक्ति हैं, एक फेयर सर्विस और एक रोमिला थापर। आपको पता है, भारत की बड़ी हिस्टोरियन मानी जाती है। दूसरा है सोंथी सभ्यता। कौन सभ्यता? सोंथी सभ्यता कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? समझेंगे? कालीबंगा फर्स्ट के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? एक तो कालीबंगा है ही, उसके बाद कालीबंगा फर्स्ट के नाम से किसको जाना जाता है? सोंथी सभ्यता। समझिएगा? और सोंथी सभ्यता को कहा जाता है कि ये सिंधु से पहले की भी है। किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की है। और कहते हैं इसी क्षेत्र में ये धीरे धीरे क्या हुई? विकसित हुई। और इसी का विकसित रूप आगे चलकर आप क्या देखते हो? सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हो। समझिएगा? इसका समर्थन करने वाले कौन? अमलानंद घोष। और ठीक है, प्रमाणिक मत यही है। ये विदेशी मत है, और मैंने आपको कहा अंग्रेज इस चीज को मानते हैं। वो कहते हैं आप लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी या काबिलियत नहीं थी कि आप इतनी अच्छी सभ्यता क्या कर सके? विकसित कर सके। मैंने कल आपको जाते जाते ये चीज बताई थी। समझ में आ गई बात? उन्होंने कहा आपके पास वो काबिलियत नहीं थी, बाहर के लोग आए और उन लोगों ने आपको सिविल होना सिखाया, उन लोगों ने आपको सभ्य होना। उन्होंने कहा कि जीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पीते। आप तो जंगली थे। क्या थे?
जंगली थे, समझे। उनकी भाषा में आज भी वो यही है। आज भी ब्रिटेन के जो लोग हैं जो वो कहते हैं कि इंडिया बैकवर्ड। कौन सा बैकवर्ड? समझ में आ गई बात। लेकिन दूसरे हमारे वाले थे वो कह नहीं साहब, कोई बाहर से नहीं आया, हम लोगों ने ही अपना विकास किया और एक नई सभ्यता क्या करिए, विकसित करिए। आगे चीज समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक सुमेरियन सभ्यता के बारे में बता दूं। किसके बारे में? सुमेरियन। तो देखिए एक चीज को थोड़ा सा समझना, ये सभ्य आपके बारे में एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाएगा। एशिया, ठीक है ना। अब समझो, यहां पर जो सभ्यता विकसित हुई इस क्षेत्र में, उसे कहा जाता है मेसोपोटामिया। कौन सा? मेसोपोटामिया। और इसी का दूसरा नाम क्या है? सुमेरियन। कौन सा है? सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया। कहां पर? इराक में। कहां पर? इराक के क्षेत्र में। समझ में गया? वहां पर दो नदियां, दजला और फरात। उस क्षेत्र में, क्योंकि जो भी सभ्यता विकसित होगी वो नदी के किनारे पर होगी। किसके किनारे पर होगी? नदी के किनारे पर होगी। क्यों होगी? जीवन जीने की पहली प्रायोरिटी आपकी जेडीए कोई कॉलोनी बनाए जयपुर में कहीं पर भी, उसको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग मारेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है? इसलिए जितने भी नगर बनाए जाते हैं, नगर को बसाने से पहले उसमें पानी की व्यवस्था को देखा जाता है, क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव। तो दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन है वो किसी ना किसी नदी के किनारे पर बसी। सिविलाइजेशन क्या, कोई भी शहर बसाया जाता है तो पानी की व्यवस्था, कोई जैसे जयपुर है, अगर बीसलपुर नहीं हो तो जयपुर ही नहीं हो। नहीं नहीं, जयपुर ही नहीं हो। जयपुर की लाइफ लाइन है क्या? बीसलपुर। समझ में आ गई बात? जयपुर का खुद का तो कोई पानी है ही नहीं। समझ में आ गई? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक तो ये सभ्यता, एक यहां पर विकसित हुई थी मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। ये किसके किनारे? नील नदी के किनारे। और ये किसके किनारे? दजला और फरात नदी। अब समझना, ये दोनों सभ्यताएं इस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। पहली चीज तो ध्यान रखना, आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। पहली बात। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अभी बताया सुमेरियन, कुछ लोग कहते हैं यहां से लोग आए और उन्होंने इस क्षेत्र में सभ्यता को क्या कर दिया? विकसित कर दिया। उसका प्रमाण क्या मानते हैं वो? उसका प्रमाण ये कहते हैं कि यहां से जो मोहरें मिली हैं वो सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता की मिली है। मान ली, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज भारत में आपको कहीं डॉलर मिल जाए तो आप क्या कहोगे? तो भारत को उन्होंने बनाया है। अरे भाई, कोई आया, व्यापार करने आया या रहने आया या किसी भी तरीके से आया, तब जाकर उसका आदान प्रदान हुआ होगा। तो यहां के जब लोग आए होंगे तो उन्होंने इस क्षेत्र के साथ क्या किया होगा? जब समकालीन कोई शहर बसा हुआ है तो उसके साथ क्या होंगे? व्यापारिक संबंध होंगे। और व्यापारिक संबंध होंगे तो किस रूप में होंगे? या तो मुद्रा के रूप में होंगे, या मोहर के रूप में होंगे, या वस्तु के रूप में होंगे। एक वस्तु तूने दी, एक वस्तु मैंने दी। वस्तु विनिमय भी तो होता है। गांव में चलता होगा ना, अभी नहीं चलता होगा तो अलग बात है। 10-15 साल, क्योंकि मैंने तो ये व्यवस्था करी है, मैंने तो खुद ने इस चीज को अपनाया कि मैंने गेहूं दिए और आइसक्रीम खाई है। अभी भी होता है, समझ में? उसमें नुकसान होता है। उसमें यह पता नहीं लगता जो दिया है वो ज्यादा है या जो लिया है वो ज्यादा है। समझ में आ गया? बस ये है कि मुझे जो चाहिए वो तेरे पास है और तुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। तो दोनों एक दूसरे की वस्तु को क्या करो? एक्सचेंज कर लो, विनिमय कर लो। ये एक उस समय व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन था। समझ में आ गई बात? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अफ्रीका, अब एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों, कौन सी?
इन दोनों सभ्यताओं को मिला लो तब भी इससे 10 से 15 गुना बड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब समझो, कुछ लोग यहां से आकर यहां विकसित कर देते हैं और अपनी से बड़ी सभ्यता बना देते हैं। यह तो संभव नहीं है। ब्रिटेन यहां पर आकर गुलाम बनाया और ब्रिटेन ये सोचे भारत को ब्रिटेन से बड़ा बना दे, ऐसा तो संभव? ब्रिटेन वाले तो खाली करके गए थे। क्या करके गए थे? खाली। तो ये यहां आकर और अपने से उन्नत और अपने से बड़ी सभ्यता विकसित कर दें, ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, बैठ गया। एक कौन सी सभ्यता, एक कौन सी? ठीक है। अब भारत की बात करें तो देखिए, भारत के अंदर जो सभ्यता विकसित हुई, ये सभ्यता का विस्तार है। समझ में आ गई बात? पूर्व के अंदर कहां पर? यूपी में, यहां पर महाराष्ट्र में, यहां पर बलूचिस्तान में, और यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इन पूरे क्षेत्रों में क्या विस्तृत हुई? सिंधु घाटी सभ्यता, और जो लगभग आज की तारीख में 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने? तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी रही होगी। समझ में आ गई बात? और कितना उसका विस्तार रहा होगा। और कितने देशों में? मैंने कल भी बताया था, 3 देशों में फैली है। कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में। समझ में आ गई बात? तो एक थोड़ा सा इसको बना लो, अगर बनाना चाहते हो, फिर आगे चलते हैं। इसको बना लो थोड़ा सा आपके, क्यों? क्योंकि चित्र रहेंगे तो दिमाग में पिक्चर रहेगी। हाँ, जैसे भी आपको पता तो लगे आपको डायग्राम बनाना आता भी है क्या, नहीं आता, ये भी थोड़ा सा चेक हो जाएगा। वो फोटो खींच ली पहले, रह जाएगा। और एक चीज अच्छी डालना, अगर सफलता चाहते हो तो लिखने की आदत डेवलप करो। जिसने लिखना सीख लिया, डेली के पेज भरने सीख लिए, वो बहुत जल्दी आगे जाएगा। हाँ, बना तो लिया। मेसोपोटामिया, इराक, दजला, फरात नदी, इधर ये मिस्र की सभ्यता, नील नदी के किनारे, मिस्र में, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और वो जो कल बात कर रहे थे मम्मी, वो मिस्र में। माया सभ्यता लैटिन अमेरिका में। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर की कोई जानकारी नहीं मिली, पहली चीज। और बहुदेववाद माना जाता था। कौन सा? बहुत सारे देवताओं को माना जाता था, वृक्ष की पूजा की जाती थी, नाग की पूजा की जाती थी, ताबीज मिले हैं। और कुछ ऐसी फोटोएं मिली है, मैं कल आपको यहां पर दिखाऊंगा पिक्चर इसके अंदर, जिससे आपको थोड़ी इमेज है ना, इमेज देखोगे तो ज्यादा इजी हो जाए। एक ऐसी मोहर पर पशुपति शिव के रूप में मार्शल ने माना है उसको। किसने? मार्शल ने कहा कि ये आधे शिव के रूप में है। उसको बैठे हुए आसन मुद्रा में दिखाया गया है। उसके चारों तरफ भैंसा, गेंडा, हाथी, बाघ, ठीक है, और नीचे हिरण, नीचे हिरण को दिखाया गया। तो ऐसा माना गया वो कहीं ना कहीं शिव के रूप में दिखाई देते हैं। डायरेक्ट नहीं, मैंने फिर बोला इनडायरेक्ट, ऐसी कल्पना की जा रही है। कहीं पर भी मंदिर की कोई जानकारी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलकर पढ़ेंगे ना हम इनकी धार्मिक विशेषताएं कौन सी, उसमें इसकी चर्चा, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 4-5 के बारे में 2-2, 3-3 टॉपिक्स लिखेंगे, जिससे आपको थोड़ी जानकारी हो जाए। हो गया? उतार लिया? कंप्लीट हो गया? इसके साथ साथ एक चीज और लिख लो,
सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किसको माना जाता है? निर्माता किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं यहां पर मिश्रित मिश्रित प्रजाति के लोगों के द्वारा यह सभ्यता क्या की गई? विकसित की गई। मिश्रित प्रजाति का मतलब यहां पर अलग अलग प्रजाति के लोगों के कंकाल मिले हैं। उन कंकाल से यह लगाया गया कि किसी एक व्यक्ति या एक प्रजाति नहीं, बहुत सारी प्रजाति के लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और उस मिश्रित प्रजाति में भी ध्यान रखिएगा, उसमें भी एक प्रजाति के सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, जिसे भूमध्य रेखीय प्रजाति, या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें द्रविड़ प्रजाति। इसके तू उतार के दे रहा है, मेहनत ये करे फल तुझे मिले, ऐसा तो। हाँ बता, मेरे से पूछ। मिस्र सभ्यता, नील नदी, मिस्र सभ्यता, बोल भी तो रहा हूं साथ में। और पड़ोसी तेरा है उससे सहायता ले, पाकिस्तान थोड़ी ना है वो। निर्माता मिश्रित प्रजाति के कंकाल मिले हैं। कैसे मिले हैं? ठीक है, उस मिश्रित प्रजाति में पोस्ट्रे ऑस्ट्रोलिड मिले हैं, अल्पाइन मिले हैं, भूमध्य रेखीय मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक कौन से मिले हैं? भूमध्य रेखीय। ठीक है, और भूमध्य रेखीय को क्या कहा जाता है? द्रविड़। पहली चीज ध्यान रखना। एक चीज, एक नाम और याद रखना आप, एक नीचे नाम लिख लो, आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी ने, हाँ, आर डी बनर्जी ने इस सभ्यता के निर्माताओं को द्रविड़ माना। निर्माताओं को द्रविड़ माना। इस सभ्यता के निर्माताओं क्या कहा? कि द्रविड़ प्रजाति के लोगों ने इसका क्या किया? निर्माण किया। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब एक चीज और समझ लो, ये क्या लिखा हुआ है? भूमध्य। भूमध्य रेखीय का मतलब 0 डिग्री। ये भारत है, ये 0 डिग्री है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इससे नीचे वाले, इसके पास वाले क्षेत्रों को वैसे भी भारत के अंदर क्या कहा जाता है? द्रविड़ कहा जाता है। दक्षिण के अंदर, किसके अंदर? दक्षिण के अंदर उसको द्रविड़ प्रजाति के रूप में माना जाता है। तो कहते हैं कि द्रविड़ प्रजाति के लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया। एक फैक्ट तो ये है, एक और लिख लेना, डॉक्टर रामस्वरूप एवं डॉक्टर लक्ष्मण डॉक्टर रामस्वरूप और डॉक्टर लक्ष्मण ने इस सभ्यताओं के निर्माताओं को आर्य प्रजाति का बताया। प्रजाति उसी क्षेत्र में, जब क्षेत्र होगा तो प्रजाति होगी। आज दक्षिण भारत को क्या कहते हैं? द्रविड़ प्रदेश नहीं कहते, तो फिर तो उसमें रहने वाली प्रजाति द्रविडियन। भारत देश, भारत में रहने वाले भारतीय। ठीक है, ओके। आपसे सामान्य प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यताओं के निर्माता कौन से थे? सर्वाधिक मान्य मत यही है। कौन सी प्रजाति के थे? मिश्रित प्रजाति थे, किसी एक प्रजाति के नहीं थे। लेकिन मिश्रित प्रजाति में भी
सर्वाधिक कंकाल किसके मिले हैं? भूमध्य रेखीय प्रजाति के। समझ? इस भूमध्य रेखीय प्रजाति को ही द्रविड़ प्रजाति आर डी बनर्जी कहते हैं, और कहते हैं द्रविड़ियों ने इसका क्या किया है? निर्माण किया है। हमारे जो अपने कुछ फैक्ट को ना समझकर मन को दिल को मानते हैं, उन्होंने कहा नहीं साहब आर्य थे, जबकि आर्य से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस सभ्यता के समाप्त होने के 200 वर्षों के बाद आर्य सभ्यता क्या हुई है? विकसित हुई है। तो ये जो टाइम पीरियड, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड माना जाता है। कुछ लोग कहते भी हैं कि आर्यों ने इस सभ्यता को समाप्त कर दिया। किसको? सिंधु घाटी। आर्यों ने आक्रमण कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखिएगा। अगला आ जाओ, विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। समझ में आ गई बात? इसको ऐसे उतारो जैसे मैं उतार रहा हूं। हाँ, दोनों बनाने हैं। पहले इधर लिखना, फिर इसको समझाऊंगा थोड़ा सा। आलमगीर।
चेनाब, चिनाब कर दो, चेनाब कर दो, एक ही बात है। चेनाब कर दो या चिनाब कर दो, दो नाम नहीं आएंगे ऑप्शन में, एक ही आएगा, क्योंकि वो जीके चेक कर रहा है, हिंदी चेक नहीं कर रहा। पूर्व के अंदर आलमगीर, यूपी, मेरठ, हिंडन नदी, यगदत्त शर्मा। सन को किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, पहले से स्पष्ट बता रहा हूं। दक्षिण में महाराष्ट्र, दायमाबाद, समझ में आ गई बात, देश पांडे और बीपी। पश्चिम के अंदर दाशक नदी, बलूचिस्तान, कहां पर, सर ओरेल स्टाइन, दाशक नदी। जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब नदी, मांडा, जगपति, जोशी। समझ में आ गई बात। कोई भी सन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, स्पष्ट बता रहा हूं, क्योंकि सनों के अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज है महत्वपूर्ण वो याद रखनी है। इधर याद रखना है हिंडन नदी, कौन सी नदी, मुख्य रूप से हिंडन याद रखना है, क्योंकि यहां पर संभावना है, बाकी को तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, आपने एक एयर स्ट्राइक देखी होगी, एयर स्ट्राइक हुई थी यहां पर, यही आपको देखने को मिलेगा, ये गुजरात वाला और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, बालाकोट। इसके पास एक और मिलता है कोट, डाबर कोट। ठीक है, वहां पर जो एयर स्ट्राइक जो हुई थी वो इसी अफगानिस्तान वाले, इसी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में की गई थी। पाकिस्तान मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ है, एक बलूचिस्तान वाला प्रांत, एक पंजाब वाला प्रांत और एक सिंध वाला प्रांत। समझ में आ गई बात। जब पंजाब प्रांत की बात करते हैं, किसकी, पंजाब की, तो हड़प्पा पंजाब में आती है, डेरा इस्माइल पंजाब में आती है, रहमानगढ़ी पंजाब में आती है। जब सिंध की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो आता है, क्या आता है, चहुंदड़ो आती है, कोट दीजी आती है। समझ में आ गई बात। ये तो हो गई इसकी बात। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में दो ही चीजें हैं, दो ही स्थल है, एक मुंडी गाक और एक सुरतगोई। समझ में आ गया। और यहां की विशेषता इंपोर्टेंट ध्यान रखना, यहां से क्या प्राप्त होती है जानकारी, नहरों की जानकारी मिलती है यहां से। किसकी जानकारी, नहरों की। किसे कहते हैं नहरों का देश, और नदियों का देश, बताओ, नहरों का देश किसे कहते हैं, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। हाँ ठीक है। आप कई बार देखते हो ना कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को चाहिए, किसको चाहिए, क्यों चाहिए, कभी सोचा है। संपूर्ण जल भारत से जाता है, और आपको पता होगा कि आपके घर के अंदर पानी पड़ोसी से आए तो आपके मन में हमेशा डर रहेगा, मामला गड़बड़ हो जाए तो। आगे समझ में, ज्योग्राफिकल कंडीशन है,
बाकी वो क्या करेगा जम्मू कश्मीर में जो हम कर सकते हैं, उसकी हिम्मत ही नहीं है। समझ में आ गया? ज्योग्राफिकल कंडीशन है, संपूर्ण पानी कहां से जाता है? भारत से जाता है। इसीलिए सिंधु जल समझौता, समझ में आ गया? इसलिए जो वर्तमान सरकार जैसे ही सत्ता में आई थी, उसने एक बात कहते ही हलचल मचा दी थी पाकिस्तान में। उसने आते ही कहा था सिंधु जल समझौते को रिव्यू किया जाएगा। बस इतने में उसने, तो ये क्या मामला हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गई कि सिंधु जल समझौते को ही अगर रिव्यू करने लग गए तो पानी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? और पानी अगर नहीं आएगा तो पानी के बिना तो मैंने कहा दुनिया में कुछ भी नहीं है, जल ही जीवन है। तो मुंडी गाक और सुरतगोई नहरों की जानकारी मिलती है हमें अफगानिस्तान से। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः 3 देशों में फैली हुई है। कहां कहां पर? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सर्वाधिक स्थल भारत में, सर्वाधिक स्थल कहां पर? सेकंड नंबर पर पाकिस्तान में, और थर्ड नंबर पर, क्योंकि अफगानिस्तान में मुख्य रूप से 2 ही हैं। पाकिस्तान में लगभग 450 के आसपास, और भारत के अंदर लगभग 950 से आसपास, लगभग 1400 स्थलों की क्या हो गई है? खोज हो चुकी है। समझ में आ गया? अब भारत की बात करें तो भारत में कहां कहां पर है? सबसे ऊपर शुरू करो, जम्मू एंड कश्मीर के साथ नीचे आ जाओ, पंजाब। पंजाब किससे मिलकर बना? हरियाणा आ जाओ, हरियाणा से लगता हुआ कौन है? यूपी आ जाओ, जहां अपने बैठे हैं। राजस्थान आ जाओ, राजस्थान के बाद गुजरात आ जाओ। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि मैं आपको बता चुका था, गुजरात के साथ जलीय सीमाएं, व्यापार करने के लिए जलीय संसाधनों का इस्तेमाल होता था। बंदरगाह थे यहां पर, क्या थे? बंदरगाह होते थे। और उसके बाद महाराष्ट्र। तो एक चीज तो ये याद रखनी है आपको पहले, कि भारत के अंदर कितने राज्यों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल फैले हुए हैं? जम्मू कश्मीर, हो गया। सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा स्थल आपको गुजरात में मिलेंगे। ठीक है, अब गुजरात में भी समस्या होती है। पढ़ते हो जैसे आप, आपसे पूछा जाए लोथल, कौन सा? लोथल। और मैं आपसे पूछूं खंबात की खाड़ी में या कच्छ की खाड़ी में? आप कहोगे गुजरात में तो है, ये तो पक्का है, खंबात की खाड़ी में है लोथल। तुक्का मार रहे हो? क्या मार रहे हो? तीर नहीं तो तुक्का ही सही। तुक्का देखा है क्या कभी? नहीं देखा? बीकानेर गए हो? कोई कोई बीकानेर? बीकानेर का म्यूजियम है, बीकानेर का किला है, जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़। उसके दरबार के अंदर तुक्के रखे रखे हैं। क्या रखे हुए हैं? तुक्के रखे हुए हैं। अब आप कहोगे ऐसे थोड़ी ना प्रचलित होती है कोई चीज। तुक्के का मतलब ये था कि लगभग इससे थोड़ा सा और बड़ा, इतना और बड़ा होगा इससे, और वो होता था तीर से छोटा। किससे छोटा? और उसके आगे लगा होता था जहर, और राजा उसको रखता था यहां पर। जब दुश्मन नजदीक आ जाए और अब कोई संभावना नहीं बची है, तो तीर नहीं तो तुक्का ही सही, अगर लग गया तो अपने बच जाएंगे, और नहीं लगा तो वो बच जाएगा, अपने नहीं बचेंगे। आई समझे? वहां से तीर नहीं तो तुक्का ही सही। लेकिन एग्जाम के अंदर मामला गड़बड़ है साहब। समझ में आ गए? क्योंकि वहां नेगेटिव है। क्या है? जहां नेगेटिव ना, वहां तो धड़ल्ले से मारना कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। स्थल को लिख लिया, इन इन नाम, राज्यों के नाम और लिख लो साथ में कहीं पर भी, ये सारे राज्यों के नाम लिख लो, फिर अपने चर्चा करेंगे इस पर। नाम लिख लो राज्यों के, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अफगानिस्तान के दोनों लिख लेना। ठीक है,
नहीं थी, सीधी लिखो हड़प्पा 1921, कौन सी? और ये खोज और लिखना शुरू करो। चबूतरे मिले, श्रमिक निवास मिले, कब्रिस्तान मिले, मातृ देवी की मूर्ति मिली, श्रमिक निवास मिले, और क्या लिखोगे? वो नहीं है, उससे चीजों को समझने में आसानी नहीं होती, वो सिर्फ लिख लिया ना इसको। ठीक है, एक चीज और लास्ट में लिखना, आ जाइए बैठ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। जब सर आ जाए तो बता देना, है ना? सर आए तो बता देना, तब तक चलने दो, सर आ जाए तो बता देना, ठीक है? त्रिभुजाकार आकार कैसा है? त्रिभुजाकार रूप में इसको माना जाता है, ठीक है? एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। अब रह गया इसकी समय कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन मानी जाती है। इसको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे फादर हेरोस कह रहा है कि 6000 बीसी पुरानी मानी जाती है। कितनी? 6000, ठीक है। जॉन मार्शल ये कह रहा है 3250 से 2750 बीसी की मानी जाती है। समझ में आ गई बात? माधव स्वरूप बस कहता है 3500 से 2700 मानी जाती है। गार्डन चाइल्ड कहता है 2500 से 1500 मानी जाती है। और एक लास्ट और अंतिम प्रमाण है, वो है कार्बन डेटिंग C14, जिसे सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। वो कहते हैं कि 2350 से 1750 बीसी तक का समय किसका माना जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है, और जिसे सबसे प्रमाणिक भी माना जाता है। समझ में आ गई बात? तो थोड़ी सी चीजें लिख लो और फिर इस टॉपिक को आज यहां फिनिश करते हैं। तो लिखिए, एक काल निर्धारण और लिख लीजिए। समय निर्धारण छह 600 से तो आपकी दूसरी नगरीय क्रांति प्रारंभ हो जाती है, जिसे महाजनपद काल के रूप में जाना जाता है। आपको याद केवल यही रखना है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये कुछ एक्स्ट्रा दे दिया आपको मैंने, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी केवल और केवल यही प्रायोरिटी आपकी C14। कौन सी? आगे C14 आपकी पहली है। तो ये सामान्य जानकारी आपको दे दी गई किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है, कौन सा? प्रमुख स्थल, जिसमें लगभग 7 से 8 प्रमुख स्थलों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और उसके बाद इसकी एक सामान्य विशेषता, किसकी? नगरीय व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था, व्यापार कैसा था। समझ में आ गई बात? ये 4-5 टॉपिक्स और पढ़ेंगे तो लगभग कल नहीं तो परसों इस टॉपिक को क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे।